The NEET PG journey is already challenging, and how did you manage to keep going? सब चैलेंजेस एक साथ में भगवान ने दिए हैं। मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि एग्जाम के 2 महीने पहले आई अंडरगो अ सर्जरी। आप आपकी हेल्थ संभालेंगे, आप आपकी पढ़ाई संभालेंगे, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा था। टॉकिंग अबाउट योर मेंटल हेल्थ इश्यूज, मतलब बहुत एक सोशल स्टिग्मा है ना कि मैं जाके सामने वाले से बात करूंगी। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग इट एज एंजाइटी एंड डिप्रेशन, तो मैंने बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में बोला कि मुझे पढ़ते टाइम घबराहट होती है और उस वजह से मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जैसे मुझे होता था, मुझे नींद नहीं आती थी रात में और मैं उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। Congratulations, Dr. Neha, on securing your medicine seat. You have been through a tough journey, and your story is truly inspiring. The NEET PG journey is already challenging, but you have faced so much more and kept going. So let's start with your low moments, and how did you manage to keep going? So, sir, it was like I started preparing after completing my internship when I was back home from my UG college. After that, I started preparing. So, side by side, in the meanwhile, I had to look for a job as well because of the bond and because of, supporting the family and all. So I started preparing with that. Initially, it was quite difficult for me to get the hold of the studies. कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है, क्या important है, किस तरह से मुझे पढ़ना चाहिए to get the maximum output. ऐसे करते करते मैं कोशिश करते जा रही थी, बट साथ साथ में क्या हो रहा था कि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। उस चीज़ को मैंने निग्लेक्ट किया कुछ दिनों तक कि ठीक है, एग्जाम के बाद देखेंगे, कुछ नहीं है देखेंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जस्ट अ फ्यू मंथ्स बिफोर द एग्जाम दैट इट वाज लाइक कि माय बॉडी जस्ट गेव अप। So because of menorrhagia, my hemoglobin went up to 7.5 grams, and जिसकी वजह से अनीमिया के खुद के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स मुझे होने लग गए थे, जो मुझे बिल्कुल भी मैं पढ़ाई कर ही नहीं पा रही थी उसके वजह से। तो to treat the main problem, the mainstay treatment was surgery itself. But क्योंकि 2 महीने में एग्जाम था, तो सर्जरी के लिए ऑप्ट करना मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि एग्जाम के 2 महीने पहले आई अंडरगो अ सर्जरी एंड टेक द रिकवरी टाइम, एंड वो एग्जाम में ऑब्वियसली मुझे प्रॉब्लम आती। तो मैंने किसी तरह से मेडिकल मैनेजमेंट ट्राई किया, वो वर्क तो नहीं कर रहा था, बट मुझे उसको खींचना था, बस किसी तरह से एग्जाम क्रॉस करना था। और साथ साथ में मुझे अनीमिया भी मैनेज करना था। उसके साथ में ये सब चीज़ों की वजह से मेरा मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था, बिकॉज आप आपकी हेल्थ संभालेंगे, आप आपकी पढ़ाई संभालेंगे, एंड नीट पीजी की पढ़ाई खुद में इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल और इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग है कि आपको नहीं पता आपको आप जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आपको सीधा एग्जाम में जाके पता चलता है। उसके पहले इट्स जस्ट ट्रायल एंड एरर बेसिस पे आपको करना होता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से फिर भी मैंने किसी तरह, बस मैं खुद को ये बोल रही थी कि मुझे बस एग्जाम दे के आना है, मुझे बस एग्जाम अटेम्प्ट करके आना है। और इतने में ही ऐसा हो गया था कि मतलब समझो सब चैलेंजेस एक साथ में भगवान ने दिए हैं। तो हमारे एक बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर थे, लाइक इतने, ही वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट सपोर्टर ड्यूरिंग माय एंटायर मेडिकल जर्नी। मुझे मेडिकल एमबीबीएस के लिए ऑप्ट करने में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मॉरली। उसके बाद में एमबीबीएस कंप्लीट करने में, पीजी के लिए एनकरेज किया, वो सब चीज़ों में। और उसी इंसान की आप उनको खो देते हैं। एंड जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन मेरा बर्थडे था। तो वो सब चीज़ों की वजह से ना मैं ऑलरेडी इतना बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है सर, इमोशनली एंड मेंटली, हर तरीके से, कि कोई ऐसा हमें रास्ता मिल जाए कि हम सब ये सब चीज़ें छोड़ के और हम यहाँ से चले जाए कहीं पे। बट ऑब्वियसली वो मन में होता है, बट यू कैन नॉट जस्ट लेट इट गो। आप उससे भाग नहीं सकते हो, आपको उसको फेस करना ही पड़ता है। तो फिर इन द एंड मैंने सिर्फ ये डिसाइड किया कि अभी मेरे पास जितना टाइम है, 1 महीना 15 दिन, मुझे जितना हो सकता है मैं करती हूँ, और मुझे बस एग्जाम अटेम्प्ट करके आना है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस अटेम्प्ट में 19 सब्जेक्ट्स में से मैं सिर्फ 8 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर पाई थी, जो 8 मेजर बड़े सब्जेक्ट्स है।
वो मैंने बस कैसे तैसे करके एक बार पढ़े थे, रिवीजन का तो सवाल ही नहीं उठता है, और माइनर सब्जेक्ट्स जो कि इतने स्कोरिंग होते हैं उन्हें तो मुझे देखने का भी मौका नहीं मिला था। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस और होप्स अपने आप ही बिल्कुल भी थी नहीं एग्जाम से। मुझे पता था कि नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारा टॉप में रैंक आएगा, इतना करके लोग इतना ज्यादा दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। बट आई वॉज लाइक इट्स ओके, तो आई जस्ट वेंट फॉर द एग्जाम। उसके बाद रिजल्ट आया तो माई रैंक वॉज अराउंड 25,000 28,000 ऐसा रैंक था मेरा। तो मेरा ड्रीम ब्रांच हमेशा से मेडिसिन था, वो तो पॉसिबल नहीं ही था, और प्राइवेट या डीम्ड वगैरह में लेने का अफोर्ड भी, फैमिली की वैसी सिचुएशन भी नहीं है। एंड प्लस मेरे माइंड में ये थॉट था कि जब मुझे अपना 100% देने का मौका ही नहीं मिला, मैं उतना कर ही नहीं पाई, तो मैं इस रैंक को खुद के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दिस इज नॉट माई रैंक। आई नो आई कैन डू मच मच बेटर देन दिस। तो मतलब ये प्रॉब्लम्स आते हैं ना, जैसे सबको आती होंगी कि एक जो होता है ना बर्नआउट वाला, सेल्फ डाउट वाला, फोमो वाला, ये सारी चीजें भी तो तुमने कैसे हैंडल किया, मतलब इन सारी चीजों को? सर ऑनेस्टली बोलूं तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, उसमें बर्नआउट और फोमो का ना चांस ही नहीं मिला। वो ना तब आता है जब आप दिन के 10 घंटे 12 घंटे कंटिन्यूसली आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी आप श्योर नहीं हो कि आप जो कर रहे हो वो सही होगा क्या, या आपका आउटपुट आएगा क्या इससे। जब मुझे दिन में 2 घंटे 4 घंटे कहीं कहीं से चुरा चुरा के निकाल के और मौका ढूंढ ढूंढ के पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो सर फिर बर्नआउट का तो सवाल ही नहीं उठता। और मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, कि अच्छा ठीक है अभी पढ़ा, ये एग्जाम जाने देते हैं, देखी जाएगी, मैं बाकी प्रॉब्लम्स पे फोकस करती हूँ। क्योंकि एग्जाम तो मुझे अटेम्प्ट करना था, मुझे जाके अच्छा, बैठना था, चाहे रिजल्ट जो भी हो, मुझे वो चीज फेस करनी थी बस। तो मतलब बहुत टफ जर्नी थी, इसके लिए एक बहुत स्ट्रेंथ चाहिए कि गिव अप ना हो, क्योंकि बहुत लोग जी ऐसे सर। गिव अप कर देते हैं। तो उसके लिए सर उसका पूरा क्रेडिट मेरी फैमिली को, और जो मेरे मेंटर्स थे, जो मेरे सीनियर्स थे, मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, उनको जाता है। उन्होंने हमेशा मुझे, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं सोचा कि अरे तू फालतू का नाटक कर रही है, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, कर ले। उन्होंने कभी मुझे इस तरह से डिमोरलाइज नहीं किया। उन्होंने जो मेरे स्ट्रगल थी उसको एक्नॉलेज किया, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुझसे जितना होता है, अमंग्स्ट एवरीथिंग, हर प्रॉब्लम के साथ भी तू जितना कर सकती है उतना तो तू कर, उसके बाद जो होगा वो देख लेंगे, बट तू अच्छा। गिव अप मत कर। अगर तुझे एग्जाम में जाके बैठना है तो एकदम 10 दिन एकदम आराम करने के बजाय तो 10 दिन में जितना हो सकता है तो रिवीजन वीडियोस देख ले, तो कुछ भी देख ले इधर उधर से, जो भी तेरे पास है, जो भी तेरा मन करता है उतना पढ़ के तू बस जाके एग्जाम दे के आ जा। अच्छा, नहीं तो मेरे को भी ये था कि अगर अभी मैंने एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया और मैं रिपीट करने गई तो वो मुझे एग्जाम का फोबिया बैठ जाएगा। ये तो है। वो मुझे नहीं चाहिए था कि जब मैं फुल्ली प्रिपेयर होके एग्जाम देने जा रही हूँ तो मेरे दिमाग में फ्लैशबैक्स चल रहे हैं, और उसकी वजह से मैं एंजाइटी में एग्जाम गलत करके आ जाऊं। ठीक है, लेकिन एक और डाउट आता है लोगों के मन में, जैसे तुमने एग्जाम दिया, इस बार तुम्हारा अच्छा रैंक आया, सो लॉट्स ऑफ पीपल हैविंग दैट ऑप्शन कि आई विल चूज एमडी और डीएनबी, और एमडी ओवर डीएनबी, और डीएनबी ओवर एमडी। तो व्हाई डिड यू मेक दैट चॉइस कि यू हैव चूजन डीएनबी मेडिसिन फॉर दैट? सर तो जैसे ये था ना कि मेरे रैंक पे एमडी मुझे टॉप कॉलेजेस में तो मिलने का चांस नहीं था, नॉट इवन फ्रॉम स्टेट राउंड्स आल्सो। तो मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं पेरिफेरी में एमडी चूज कर लूं, या मैं मुंबई में जो मेरा होम टाउन है वहां पे डीएनबी ले लूं। अब उनके खुद के कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे, जो मैंने जब वे किया, इंक्वायरी की, रिसर्च किया, तो मुझे पता चला डीएनबी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, एमडी फ्रॉम पेरिफेरी के खुद के क्या फायदे और नुकसान है, वो सब नाप तौल के उसके बाद में मेरे जो टॉप 2 प्रायोरिटीज थे आफ्टर गोइंग थ्रू सो मच मेंटली फिजिकली एवरीथिंग, मुझे एक तो टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए थी सर, क्योंकि ऑलरेडी मेरा मेंटल हेल्थ पे मैंने बहुत ज्यादा अफेक्ट हो चुका था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी थी। तो मुझे वापस 3 साल के लिए वो रोना धोना नहीं चाहिए था कि मैं एंजाइटी की गोलियां ले रही हूँ
और सोच रही हूँ कब रेसिडेंसी खत्म होगा, कब मैं घर जाऊंगी, ये सब से कब छुटकारा मिलेगा। और दूसरी चीज, मुझे ना घर के जितना पास हो सके उतना पास चाहिए था, बिकॉज ऑफ मेरी खुद की हेल्थ इश्यूज एंड बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स ऑल्सो, कि मैं उनके पास रहना चाहती थी, क्योंकि मेरे साथ साथ उन्होंने भी काफी कुछ स्ट्रगल किया है इन 2 सालों में। हम लोगों ने साथ में काफी कुछ फेस किया है। जब उन्हें मेरी जरूरत हो तब मैं उनके पास नहीं आ पाऊँ, अच्छा, ये सिचुएशन मैं नहीं चाहती थी। it's a very thoughtful decision कि you have chosen DNB medicine because of all these two reasons. So how did your mentors help you with this decision? सर, तो मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने ही मुझे इस चीज में काफी, उन्होंने बस मुझे गाइड किया कि तुम्हें कैसे रिसर्च करनी चाहिए, कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, उस चीज पे कैसे तुम्हें आना चाहिए। तुम पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करो, तुम्हें क्या चाहिए रेसिडेंसी में, उसके बाद तुम हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स देखो कि एमडी में तुम्हें क्या अच्छा है, डीएनबी में तुम्हें क्या बुरा मिलेगा। और उसके बाद जिस तरह से तुम्हें सही लगता है कि तुम्हारे पर्सनलाइज्ड प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से क्या चीज तुम्हें सबसे ज्यादा सूट करेगी, तुम उसमें लो। बिकॉज एट द एंड यू शुड बी हैप्पी, यू शुड हैव नो रिग्रेट्स। एक बार तुमने मेडिसिन रेसिडेंसी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद तुम्हारे पास रिग्रेट करने के बाद में कोई चांस नहीं रहेगा कि यार काश मैंने उस टाइम ये डिसीजन नहीं लिया होता। तो अच्छा, डिसीजन तुम भले ही कुछ भी लो, बट मेक श्योर कि तुम अपने डिसीजन से तुम सेटिस्फाइड हो लाइफ में, क्योंकि फिर ये चीज तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी, उसको अंडू करने का ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं रहेगा। so now you are also a mentor at Salah Sorts. ऐसा क्या inspiration था कि you want to become a mentor and what's your goal in this role? सर, तो ऐसा था कि जब मुझे इसके बारे में पता चला तो पहला थॉट जो मेरे दिमाग में आया कि काश मेरे टाइम पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होता, तो शायद मुझे भी किसी से अपने दिमाग में जो भी चीजें चल रही है, जो भी मेरे मन में चल रही है, उन चीजों को शेयर करने का किसी के साथ मौका मिल जाता जो उस चीज से गुजर चुके हैं। तो वो लोग शायद बेटर सिचुएशन को समझ पाते और मुझे गाइडेंस दे पाते। तो मैंने सोचा कि जो चीज के लिए मुझे कमी लगी या अभी भी कमी लगती है मेरे प्रेपरेशन के टाइम पे, क्यों ना मैं किसी को वो चीज प्रोवाइड अगर कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट। अगर एक इंसान को, 2 इंसान को भी मेरे वर्ड्स से या मेरी गाइडेंस से उनके रैंक में इम्प्रूवमेंट आता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात होगी सर। तो मतलब ऐसा होता है इसलिए ना कि अपन जो प्रिपरेशन की जर्नी होती है, तुम्हारे साथ वैसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी खुद की, जी सर। हेल्थ इश्यूज, मेंटल इश्यूज जी एंड सर। पेरेंट्स के हेल्थ इश्यूज, तो इसके यस बाद सर। भी तुम अपने आप को क्या करती थी खुद को मोटिवेट करने के लिए अपनी थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी में? सर, तो ऐसा था कि जैसे आपने पेरेंट्स का हेल्थ इशू भी बोला, अब हम्म। सेकेंड अटेम्प्ट में जब फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आ गया, नहीं मिलेगा ये सब हुआ, फिर बॉन्ड तो कंप्लीट करना ही है, तो वो चीजें भी काफी थी। बट डिसीजन तो यही लिया कि नहीं, रिपीट तो करना है, खुद को एक 100% ट्राई करने का चांस तो देना ही है ऑनेस्टली। तो वो फिर मैंने वापस शुरू कर दिया था। फिर इन द सेम टाइम, लाइक मार्च में एग्जाम है और दिसंबर में माय फादर गॉट लाइक, उनको थोड़ा लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से हम्म। उनको सर्जरी करानी पड़ी थी। वो हम्म। हॉस्पिटल में भी थे 10-15 दिन। तो मैनेजिंग माय स्टडीज, माय बॉन्ड ड्यूटीज एंड द हॉस्पिटल ड्यूटीज टुगेदर काफी काफी ओवरवेलमिंग हो जाता है, नहीं होता है मैनेज। लेकिन इन द एंड मैं खुद को सिर्फ एक चीज बोलती थी कि आई विल डू वॉट आई एम सपोज टू डू। मैं गिव अप तो नहीं करूंगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ये नहीं बोलूंगी मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना है। मैं जितना कर सकती हूँ और जो मुझे करना चाहिए वो मैं करूंगी टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी। उसके बाद जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो मैं भगवान के हाथ में छोड़ दूंगी। अच्छा, तो मतलब तुमने ये बात करी हेल्थ इश्यूज, तो हेल्थ इश्यूज के बारे में सब लोग बात कर लेते हैं, जी सर। पेरेंट्स के हेल्थ इश्यूज के बारे में सब बात कर लेते हैं सामने, लेकिन टॉकिंग अबाउट योर ओन मेंटल हेल्थ इश्यूज, जी सो सर। इस चीज को तुमने मतलब कैसे शेयर किया? और क्या मतलब बहुत एक सोशल स्टिग्मा है ना कि मैं जाके सामने वाले से बात करूंगी सर, या मुझे ना करूंगा तो। कभी सोशल स्टिग्मा फील ही नहीं हुआ,
क्योंकि इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग इट एज एंजाइटी एंड डिप्रेशन, मैंने जब मेरे पेरेंट्स के साथ शेयर किया तो मैंने बहुत एक सिंपल घर रोज की डेली डे टू डे लैंग्वेज में बोला कि मुझे पढ़ते टाइम घबराहट होती है, मेरे दिमाग में कई सारी चीजें आती है, मेरे दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं जिसके वजह से मुझे बेचैनी रहती है और उस वजह से मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। और ये मुझे मेरे साथ रोज हो रहा है, काफी टाइम से हो रहा है और मैं उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। सो इट वाज एंड फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स ने भी उस चीज को समझा कि हाँ इसके प्रॉब्लम जेन्युइन है। एंड देन वी डिसाइडेड कि ये भी एक हमारा माइंड जो है वो भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है, तो जैसे हमें दूसरी चीजों के लिए ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए भी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो हमारा मेन फोकस था नीट पीजी क्रैक करना है विद ऑल द चैलेंजेस, तो उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करना पड़ेगा। तो मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सुन रहे होंगे अभी तुम्हारी बातों को, तो बहुत सारे लोग ऐसे फेस करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि यार अगर वो इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं तो फिर उनको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? सर अगर इन सब चीजों को वो फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उनका जो वो बोल रहे हैं वो प्रॉब्लम उनकी जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि लोग बोल देते हैं ना कि अरे ये तो सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है, एवरीथिंग इज इन योर माइंड। वैसा नहीं होता है। इट्स अ सैड स्पेस टू बी इन, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो आप जिनके साथ क्लोज फील करते हो, जिनमें आप कॉन्फाइड करते हो, उनके साथ आपको जरूर शेयर करना चाहिए। आपके कोई फ्रेंड्स है या आपके पेरेंट्स है, आपके सिबलिंग्स है, उनके साथ आपको शेयर करना चाहिए। इस चीज से आपको भागना नहीं चाहिए। आप जितना इस चीज को डिनाई करोगे और जितना इस चीज से भागोगे, ये उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बढ़ती जाएगी। इट इज नॉट गोइंग टू गो अवे। हम सोचते हैं ना अरे जाने दो देखा जाएगा, और ऐसे करते करते हम सोचते हैं कि शायद वो चीज अपने आप सप्रेस हो जाएगी। बट ये चीज ऐसी है कि जितना हम उसको सप्रेस करेंगे वो उतना ज्यादा इम्पैक्टफुली वापस आएगी। तो इस वजह से जितना जल्दी हो सके, मे बी इतनी जरूरी नहीं है, मे बी आपको सिर्फ एक इंटरपर्सनल थेरेपी काइंड ऑफ किसी से बात करके ही आप बेटर फील कर लोगे। लेकिन अगर वो आपको सीरियसली हेल्थ वाइज इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि जैसे मुझे होता था, मुझे नींद नहीं आती थी रात में, या फिर अगर मेरी नींद अचानक खुल गई या सुबह मैं जाग गई तो मुझे पैल्पिटेशंस होने लग जाते थे, वो ये सब चीजें सोच सोच के। तो इफ यू आर हैविंग सिम्टम्स देन यू मस्ट टेक ट्रीटमेंट, नहीं तो वो बाद में जाके एंड उसकी वजह से आपका रिजल्ट बहुत इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अगर गॉड फॉरबिट वो 3 घंटे एग्जाम के 3 घंटे में 2 मिनट भी आपको ऐसा कोई एपिसोड हो गया जिसमें आपका माइंड पैनिक मोड में जा रहा है, तो आपके पूरा एग्जाम आपका अफेक्ट हो जाएगा। एंड दैट इज वेरी बैड। कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। So finally, what's your advice for the students who are preparing for the postgraduate exams and exploring Yes. options after MBBS? So my advice is कि सबसे पहले तो लिसन टू योर हार्ट। अगर आपको आपका दिल बोलता है कि आपको पीजी करना है, आपको पीजी में इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली करो। यू शुड नॉट गो बिहाइंड पीजी क्योंकि पूरी दुनिया जा रही है और उसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है, पीजी के अलावा बहुत ऑप्शंस है। एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, जहां आपका दिल को सुकून मिलता है आप वो फॉलो करें। दूसरी चीज, पीजी का प्रिपरेशन करते टाइम भी प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, योर हेल्थ अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन। क्योंकि अगर आप एक अच्छे फिजिकल एंड मेंटल स्पेस में रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। इफ यू विल निग्लेक्ट योर हेल्थ, इट विल अफेक्ट योर प्रिपरेशन, जो मेरे साथ हुआ। तो एक चीज को निग्लेक्ट करके दूसरी चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है। और कभी भी आप कहीं भी स्टक फील करते हैं, आप किसी से भी जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, आप डेफिनेटली उनसे, चाहे वो एकेडमिक हेल्प हो चाहे वो पर्सनल हेल्प हो, यू शुड सीक फॉर हेल्प। यू शुड नेवर हेजिटेट टू टेक हेल्प कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या वो मेरे को जज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले अपने आपकी प्रॉब्लम को प्रायोरिटी दीजिए। एंड जो आप कर सकते हैं, जो आपको करना चाहिए, आप ऑनेस्टली पूरे एफर्ट्स के साथ वो कीजिए। रिजल्ट की चिंता करके कुछ मत कीजिए। Okay. रिजल्ट अपने आप आ जाएगा जो आना है।
So thank you for sharing your story, and Neha, it's going to be inspire so many people, and keep mentoring and keep signing. All the best Thank for you. your residency, and hope Thank you're you. gonna sign again.